मैं सिर्फ शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, राग रागिनी यही सब बजाता था। आर.डी. बर्मन मुझे फिल्म लाइन में लाए, पंचम था हमारे। तो वो समय से पहले सोचते थे। तो जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो उन्होंने बोला कि लता जी आई हैं, अमित आया है, किशोर दा के बेटे, जो गाया उन्होंने इतने सुपरहिट का गाने, किशोर कुमार, किशोर दा के साथ, ये सब आज भी लोग याद करते। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, आशा जी को नेशनल अवार्ड मिला, मेरी फ्लूट बजती रही। आखिरी फिल्म जब आई, उसका सक्सेस देखने के लिए पंचम दा जिंदा नहीं रहे, मगर वो गाना अमर हो गया। कुछ ना कहो, कि ये गाना जितना हिट होगा, रोनू प्यार से बोलते थे तुम्हारा पीस भी इतना हिट हो जाए। फ्लूट से आपका रिश्ता किस उम्र में जुड़ा? 6 साल की उम्र में मैंने बनारस में मेरा जन्म हुआ। तो खेलते खेलते मैंने 6 से 7 बांसुरियां मेरे हाथ से टूट गई। फिर बंबई कर्मभूमि बनी 1973 से। तो ये जो आप देखते हैं छोटी अंगुली, इसका इस्तेमाल जो मैं करता हूँ, ये बहुत सारे बांसुरी वाले नहीं करते हैं। तो मुंबई आने के बाद पंचम दा से कैसे मुलाकात? वो ऐसे हुई कि मैं किशोर दा का एक गाना बजा रहा था, तो वहाँ पे टैगोर दादा तारशानाई बजा रहे थे। बूढ़े थे उस वक्त, 20-70 साल के थे। अरे पंचम को बहुत जरूरत है बांसुरी का, तू इतना पतला है, इतना अच्छा कैसे बजाता है। ही हैड द आइडिया कि बांसुरी वाले तगड़े ऐसे। शास्त्रीय संगीत वाले सोचते हैं कि बॉलीवुड में जाके हम बिगड़ जाएंगे। नो, आई वुड से नो। वो म्यूजिक बैठ के बनाते नहीं थे। एक बार मैं सिटिंग रूम में बैठा था, बाथरूम में नहा रहे थे, तो नहाते नहाते चला, अरे मनोरी मेलोडी बन गया। तो तौलिया पहन के ही आ गए बाहर। तो भाई जी को, अरे गुलजार देख एक गाना बन गया। अब तू बोलेगा कि न्यूज़पेपर का पढ़ के भी उस पर भी गाना बना दे, मेरा कुछ सामान तेरे पास पड़ा हुआ, तुम्हारे पास पड़ा हुआ, लौटा दो, और इस पे गाना बन सकता है, कोई मीटर ही नहीं है। मगर गुलजार साहब को भी मालूम था ये पंचम है। सबसे पहले मुझे बॉलीवुड में जो मुलाकात हुई वो किशोर दा से हुई। वो कैसे हुई? एक महफिल थी जिसमें जगजीत सिंह, गजल सम्राट, ये सब लोग गा रहे थे, बजा रहे थे, ये कर रहे थे। मुंबई के नटराज होटल, किशोर कुमार वहां हाजिर हो गए। अरे जगजीत, उनका जो स्टाइल था, मेरे साथ ये बांसुरी बहुत अच्छा बजा रहा है। अरे ये तो इसको हाफ पैंट पहन के घूमना चाहिए। अभी किशोर कुमार को बोलेंगे कि आप बेस्ट हैं, तो किशोर दा बोलेंगे अरे पागल है क्या, मैं शोर कुमार हूँ। तो उसको मजाक में उड़ा देते थे। किशोर दा को मैंने बोला, बोले अरे बजाएगा नहीं, मेरे जैसा कंजूस फ्री में गा रहा है, तो तू नहीं बजाएगा तो पूजा कैसे होगा। तो उन्होंने सारा डोनेट कर दिया। षणमुखानंद वाज जैम पैक्ड, एंड इन दैट टाइम 35 to 40 लाख वाज ए बिग मनी। आज का कम से कम 5-6 करोड़ होगा। उन्होंने पूरा डोनेट कर दिया। तो सबसे पहले बहुत स्वागत आपका रोनू दा, जैसा आपको बहुत प्यार बहुत से शुक्रिया। सब लोग बोलते हैं, रोनू मजूमदार जी, तो ये सबसे पहले तो इसी पीस की कहानी से शुरू करते हैं, फिर आपकी कहानी पे आते मैं हैं। सिर्फ शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, राग रागिनी यही सब बजाता था। आर.डी. बर्मन मुझे फिल्म लाइन में लाए, पंचम था हमारे। सो वो समय से पहले सोचते थे। तो जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो उन्होंने बोला कि लता जी आई हैं, अमित आया है, किशोर दा के बेटे, जो गाया उन्होंने, इसके सोलो से तुम्हारा शुरुआत करते हैं। और वो जर्नी उस दिन ऐसी बज गई, या मेरे गुरु कृपा, किसी और ने बजाया। फिर पंचम दा ने मेरा हाथ कभी छोड़ा नहीं। और इतने सुपरहिट का गाने, किशोर कुमार, किशोर दा के साथ, ये सब आज भी लोग याद करते। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, आशा जी को नेशनल अवार्ड मिला, मेरी फ्लूट बजती रही। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ मैंने बॉलीवुड को भी एक बैलेंस बनाए रखा। आखिरी फिल्म जब आई, उसका सक्सेस देखने के लिए पंचम दा जिंदा नहीं रहे, मगर वो गाना अमर हो गया। कुछ ना कहो। तो उसकी जो पीस थी, पंचम दा के शब्द थे कि ये गाना जितना हिट होगा, रोनू प्यार से बोलते थे तुम्हारा पीस भी इतना हिट हो जाएगा। यही पीस जो आपने अभी बजाया, ये तो लव स्टोरी की थी। लव स्टोरी से मेरा सफर चला 1942 लव स्टोरी तक। लव लव दोनों में रहा। तो 1942 वाला अगर आप इजाजत दे तो मैं सुना दूं। मैं बिल्कुल। 1942 का जो गाना कुछ ना कहो शुरू हुआ था, वो मेरी फ्लूट से शुरू होता है। आज जन जन उसको भूलते नहीं है। इस तरह से गाना शुरू क्या हुआ। बात है।
तो फ्लूट से आपका रिश्ता किस उम्र में जुड़ा? 6 साल की उम्र में मैंने बनारस में मेरा जन्म हुआ, तो खेलते खेलते मैंने 6 से 7 बांसुरियां मेरे हाथ से टूट गई। तो पिताजी शाम को आए और बोले कि सजा तुमको ऐसी मिलेगी, न मारना न डांटना न कुछ, ये जो तुमने फ्लूट तोड़े हैं उतने ही घंटे तुम्हें रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो जो पिताजी की आज्ञा थी, उसने मुझे रोनू मजूमदार से फ्लूट विजार्ड पंडित रोनू मजूमदार बनाया। तो बंगाल में रहना हुआ कभी, या थ्रू आउट बनारस में ही जन्म हुआ, बनारस में ही रहे? बंगाली तो मैं हूँ, मगर बंगाल में रहना नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। क्योंकि फॉर्चुनेटली इसलिए कि बनारस में उस वक्त बिस्मिल्लाह खान साहब, गिरिजा देवी, ठुमरी क्वीन, पंडित किशन महाराज, ये सब अपने जवानी में थे। उनको रियाज करते हुए देख के जो चीज़ें मेरे पास आई, वो शायद मुझे कहीं नहीं मिलता। और पार्टीशन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ, तो सारे बंगालीज भाग के ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल आ रहे थे। मेरे पिताजी को कुछ बनारस का लॉ लगा हुआ था, तो वो अपना साहब जो है वो बनारस चले गए और हम लोग को बनारस की ये विरासत मिली। फिर बम्बई कर्म भूमि बनी 1973 से। तो जब 6 साल की उम्र में पिताजी ने कहा कि रियाज कीजिए आप, उसके बाद बम्बई आने से पहले किस तरह से ट्रेनिंग हुई, क्या कुछ रहा वो सफर? बांसुरी के जो जन्मदाता है पंडित पन्नालाल घोष, उनके पिताजी शिष्य थे। तो ये जो आप देखते हैं छोटी अंगुली, इसका इस्तेमाल जो मैं करता हूं, ये बहुत सारे बांसुरी वाले नहीं करते हैं। तो ये पन्ना बाबू टेक्निक आप कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत पिताजी ने बनारस में करवा दी। हालांकि वो तो थे बहुत बड़े पेंटर और डॉक्टर, मगर बांसुरी भी अच्छी जानते थे। तो बंबई में आके मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, पंडित विजय राघव राव। उसके बाद अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ, तो उसमें मैंने बांसुरी बजाई। तो भारत रत्न पंडित रविशंकर जी मेरे गुरु बन गए। हालांकि जब वो गए तो ऐसा कहते हैं कि वो डेट अब 1000 साल बाद आएगी। तो वो भारत रत्न तो थे ही, मगर विश्व रत्न कहलाते थे वो। तो विश्व रत्न से मैंने सीखा। और बॉलीवुड और बॉम्बे जाने के बाद एक चीज़ कमाल की हुई। बॉम्बे एक ऐसा मार्केट है म्यूज़िक का, जहाँ पे आपको हर जॉनर के बादशाह मिल जाएंगे, चाहे वो राहुल देव बर्मन हो, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, चाहे शास्त्रीय संगीत के पंडित रविशंकर जी हो। वो तो दिल्ली में थे हालांकि चाणक्यपुरी में, मगर बम्बई आना जाना उनका था। तो अथ स्वागतम भी मेरे बांसुरी के लिए जाना जाता है, जो एशियाड 82 का। तो मुंबई आने का फैसला किस वजह से लिया? क्योंकि बांसुरी तो चल रही थी, बॉलीवुड है मुंबई में। तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पिताजी होम्योपैथिक के इतने बड़े बादशाह थे, तो होम्योपैथिक का इतना डिमांड बनारस में नहीं था। अच्छा। और जो होम्योपैथिक के सबसे बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर मुखर्जी, वो अब नहीं रहे दुनिया में। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मजूमदार जी आप बॉम्बे आ जाइए। तब कभी मेरा लाइफ बनेगा या बिगड़ेगा ऐसी कोई बात पिताजी के मन में नहीं थी, मगर बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा। पिताजी शिफ्ट हुए, पिताजी शिफ्ट उनकी वजह से आप शिफ्ट? उनकी वजह से मैं शिफ्ट। तो ऐसा नहीं था कि आपको था कि बम्बई जाके मुझे करियर बनाना है, वैसी कोई कहानी नहीं? ऐसी कोई कहानी नहीं, करियर बनता चला गया। और एक चीज थी कि मैंने कभी फुल टाइम में म्यूजिक पे ही अपना रोजी रोटी कमाऊंगा, ये भी कभी नहीं सोचा मैंने। ये तो ऐसा हो गया कि सफर जब चलता गया तो मुझे लगा कि ये बांस की बांसुरी छोड़ के मेरे जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। मैं या तो फिल्म में बजाऊंगा, या क्लासिकल म्यूजिक 2-2 घंटे बजाऊंगा, या मैं वहाँ जाके रेमो फर्नांडिस के साथ बजाऊंगा। रेमो और रोनू करके एक प्रोजेक्ट हुआ था। और या मैं अनूप जलोटा जी के साथ भजन बांसुरी करूंगा। तो ये बांसुरी ने मुझे इंटरनेशनल बनाया। तो मुंबई आने के बाद पंचम दा से कैसे मुलाकात? वो ऐसे हुई कि मैं किशोर दा का एक गाना बजा रहा था, तो वहाँ पे टैगोर दादा तारशाना ही बजा रहे थे। बूढ़े थे उस वक्त, 20-70 साल के थे। अरे मैं थोड़ा सा उनको इमिटेशन भी करता हूं। मजा आया। अरे पंचम को बहुत जरूरत है बांसुरी का, तू इतना पतला है, इतना अच्छा कैसे बजाता है। ही हैड द आइडिया कि बांसुरी वाले तगड़े ऐसे होने चाहिए, जिनकी छाती इतनी बड़ी होनी चाहिए। खैर साहब वो ले गए, और मैंने उतना बड़ा सेटअप नहीं देखा था। किशोरदा के साथ तो बजा रहा था रेडियो जेम्स में, वर्ली मुंबई, मगर मैंने इतना बड़ा कि 60-70 वायलिन, 5-6 चेलो, व्योला और डबल बेस, अपराइट बेस,
और केसी लॉर्ड उस वक्त जिंदा थे, वो एक्कोर्डियन लेके बैठे। तो मेरे लिए एक सिनेमैटिक इफेक्ट, फिल्म सेंटर, आर डी बर्मन, लता मंगेशकर जी, अमित कुमार, व्हाट इज दिस, कहाँ मैं आ गया हूँ। तो बॉलीवुड तब नहीं कहते थे, तब हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते थे। तो मुझे बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया। शास्त्रीय संगीत वाले सोचते हैं कि बॉलीवुड में जाके हम बिगड़ जाएंगे। नो, आई वुड से नो। उस्ताद रईस खान साहब ने ऐसी सितार बजाई मदन मोहन जी के साथ। पंडित शांता प्रसाद जी ने शोले में जो आप देखते हैं कि चल धन्नो आज तेरे इज्जत का सवाल है, तो धन्नो उस घोड़े का नाम था, बसंती हेमा जी का नाम था। तो धातृ तक धातृ तक धीरे तक धीरे तक ये जादू शांता प्रसाद जी अपने गुदई महाराज के हाथ में था। उनको बनारस से आर डी बर्मन ने बुलाया बॉम्बे कि ये शोले में आप बजाइए। तो क्लासिकल म्यूजिशियंस का कोई खराब नहीं होता, बॉलीवुड जाने से अच्छा होता है। अच्छा, पंचम दा का जो म्यूजिक है जी, तो एक ऐसा म्यूजिक है जो मतलब फॉरएवर फॉरएवर, मतलब आप अभी Beyond अभी time. कोई गाना बज जाए हमारे जुबान पे अपने आप वो वर्ड्स आ जाएं, जी, मतलब आपको। और दुनिया भर के रिमिक्स अभी होते हैं सब। बड़ी बड़ी फिल्मों में। अभी आप मतलब उनके गाने जो हैं वो अब तक फिल्मों के थीम सॉन्ग बनते हैं। जी, तो आपने उनको बड़े करीब से देखा, जी। जाहिर है उनके साथ काम किया, तो क्या प्रोसेस क्या रहता था उनका म्यूजिक बनाने का, और क्या किस किस तरह के इंसान थे? वो म्यूजिक बैठ के बनाते नहीं थे। एक बार मैं सिटिंग रूम में बैठा था, बाथरूम में नहा रहे थे, तो नहाते नहाते चला, अरे मनोरी मेलोडी बन गया। तो तौलिया पहन के ही आ गए बाहर, और तौलिया पहन के आए, और वो गाना था ना, जाना ओ मेरी जाना, मैं उधर दीवाना, और वो जो लैला, वो जो कंपन है, वो कंपन करते करते ही बाहर आए। तो ये ना नेचर से जुड़े हुए थे। और उनमें एक खास बात थी कि पास आओ ना सागर का गाना, मेरा कुछ काम नहीं था। मुझे इतना प्यार करते थे कि अगर मैं ना भी बजाऊं तो मुझे पेमेंट मिलता था। अच्छा। कि मेरा मुंह देखते थे, रोनू मजूमदार होना चाहिए सामने। अच्छा, तो मुझे बोले बैठा बैठे पैसे ले रहा है, कुछ बजा। मैंने बोला दादा आपने कोई जगह ही नहीं दी है, तो मैं क्या करूं, जगह ढूंढ लेना पड़ता है। तो छोड़ दा 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 रा 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 रा। ये पास आओ ना के गाने को चार चांद मेरे बांसुरी ने। तो वो हर एक चुनचुना बजाने वाला, मराकस बजाने वाला, कब्बास बजाने वाला, सबको इंपॉर्टेंट, किसी को छोटा नहीं समझते थे। तो उससे उनके म्यूजिक में एक फ्रेशनेस, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन मेक्स इट सो डिलाइटफुल। ऐसा नहीं सोचते थे कि एक साइड दम बजाने वाला मुझे क्या कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये बात उनकी कमाल थी, और नेचर से लेके आते थे। जैसे आप जानते हैं सत्ते पे सत्ता में वो जो अमिताभ जो विलेन है, अमिताभ जी, अमित जी जो हैं, तो बच्चन साहब उसमें थोड़ा सा उनके आंख पे भी कुछ अलग किया था। तो पानी गले में डाल के गार्गलिंग करके उसका साउंड लेके विलेन का साउंड निकाला। तो मैंने कितने बार हम लोग फ्लटरिंग करते हैं, स्टैकेटो बजाते हैं, तो मैं फ्लटरिंग आपको सुना रहा हूँ, एग्जैक्टली फ्लटर। मैंने कितने फिल्म में फ्लटर बजाया। तो जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप मुंह से, तो अर्जुन फिल्म था सनी देओल का, तो वैसे बेताबी में जो कुत्ता की डेथ होती है, वो धर्मपा जी तो पंजाबी में मेरे से बात करते थे, बोले तूने रुला दिया आज, कुत्ता क्या मरा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिल तूने छीन लिया। तो धर्मपा जी बैठे हुए थे क्योंकि सनी की पहली फिल्म थी, तो उसमें भी मैंने कुछ ऐसा बजाया कि सनी का सबसे प्यारा कुत्ता सनी देओल का मर गया। और गार्गलिंग का साउंड, ये साउंड, तो साउंड से खेलते थे वो। कभी भी उन्होंने म्यूजिक को ऐसे नहीं समझा कि मैं हारमोनियम लूंगा, चलो एक गाना बनाते हैं। चलते 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 अरे गुलजार, तो क्योंकि वो दोनों एक दोस्त थे, तो भाई जी, हम लोग उनको इंडस्ट्री में गुलजार साहब को हम लोग भाई जी कहते हैं, मेरे से बहुत क्लोज हैं। तो भाई जी को, अरे गुलजार देख एक गाना बन गया, अब तू बोलेगा कि न्यूज़पेपर का पढ़ के भी उस पर भी गाना बना दे, मेरा कुछ सामान तेरे पास पड़ा हुआ, तुम्हारे पास पड़ा हुआ, लौटा दो, और इस पे गाना बन सकता है, कोई मीटर ही नहीं है। मगर गुलजार साहब को भी मालूम था ये पंचम है, तो उस पे गाना बना दिया। हाँ, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा, मतलब खूबसूरत गाना, खूबसूरत गाना।
आपने एक बात बोली कि वो किसी को भी छोटा नहीं समझते थे। जी जी, मुझे लगता है इसी चीज ने उनके म्यूजिक को बड़ा कर दिया। इसी से वो बड़े हो गए। जो किसी को छोटा ना समझे वो खुद बड़ा होता है। और जो सबको इंपॉर्टेंस देना, जैसे ने कहा कि खुद अपनी जगह ढूंढ ले, खुद अपनी जगह कहीं ना कहीं उन्होंने आप पे भरोसा दिखाया कि ये कुछ करेगा और वो अच्छा करेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे परिंदा में नाना पाटेकर जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाना जो मराठी में मैं दादा बोलता हूँ एक्चुअली, लोग नाना पाटेकर, तो वो विलन है। वो उसमें सुरेश ओबेरॉय भी है। वो एक बांसुरी बजाता है, वो सीधी वाली बांसुरी बजाता है। तो सीधी वाली बांसुरी तो मैं बजाता नहीं हूँ। पंचम दा मुझे बोले कि अरे वो देख 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 वो बैकग्राउंड में आज तभी मोबाइल तो थे नहीं, अरे तेरे पास सीधी वाली फ्लूट है। मैंने कहा अलगोजा, अरे लेके आ। तो अलगोजा जो पंजाब की होती है वो मैं लेके पहुंच गया। तो बोले देख सुरेश ओबेरॉय जो है वो जब भी कुछ खराब करने वाला होता है तो बांसुरी बजाता है। मैंने कहा पंचम दा मैं तो अच्छा करने वाला होता हूँ तब बजाता हूँ। बोले वो विलेन को देख, विलेन को देख, वो बांसुरी बजा के अपने मन का वो बता रहा है कि अभी मैं कुछ करूंगा, ये साइन तुझे देना है। ऐसा बजा जैसे तू कुछ बुरा करने वाला है। तो मैं सचमुच कह रहा हूं कि मैंने सीखा कि मैं बुरा कर सकता हूं, मैं ऐसा कैसे बजाऊं। मैंने बजाया। आप परिंदा देखेंगे तो वो जो फ्लूट है वो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम ए बैड गाय, मैं कुछ खराब करने के लिए तैयार हूं। तो पंचम दूसरा नहीं होगा। विलन के लिए भी बांसुरी बजवा दे, विलन के लिए बांसुरी बजवा, बहुत बड़ी बात कही। हीरो के लिए तो मैंने कई बार बजाई, रोमांस में और उन्हें मतलब बचता है, लेकिन विलन के लिए बांसुरी का इस्तेमाल करना वो मुझे लगता है वो पंचम दा ही कर सकते थे। कोयल सी तेरी बोली मेरा बजाया हुआ है, ये सब मैंने बहुत बजाया। मगर विलन के लिए मुझे आर.डी. बर्मन, राहुल देव बर्मन का वो हिम्मत है कि वो सुरेश ओबेरॉय विलन के लिए रोनू मजूमदार फ्लूट बजा रहा है। अच्छा, आपने एक चीज बताई अभी शुरू में कि किशोर दा के लिए जब आप काम कर रहे थे जी, फिर पंचम दा से वहां मुलाकात हुई, तो मुंबई जब आए जी, सबसे पहले बॉलीवुड में किससे मुलाकात हुई? सबसे पहले मुझे बॉलीवुड में जो मुलाकात हुई वो किशोर दा से हुई। वो कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि किशोर कुमार इतना बड़े आदमी थे, तो मैं एक महफिल थी जिसमें जगजीत सिंह, गजल सम्राट, ये सब लोग गा रहे थे, बजा रहे थे, ये कर रहे थे मुंबई के नटराज होटल में। किशोर कुमार वहां हाजिर हो गए। अरे जगजीत, उनका जो स्टाइल था, तेरे साथ ये बांसुरी बहुत अच्छा बजा रहा है। अरे ये तो इसको हाफ पैंट पहन के घूमना चाहिए। I was 73, I came to Mumbai, that must be 76. I was just 13 years old and I was playing like 33 years old. So किशोर कुमार ने अपने घर में बुलाया। तो अपने माँ को बहुत प्यार करते थे, गौरी प्रसन्न गांगुली। तो गौरी कुंजी किशोर कुमार के घर, किशोर दादा के घर का नाम है। तो वहाँ बैठ के बहुत देरी मेरी बांसुरी सुनी। तो बोले कि तो पढ़ाई कर रहा है? मैंने कहा कर रहा हूँ। 4-5 साल ठहर जा, पंचम के पास तुझे मैं बुलाऊंगा। और जब मैंने पंचम दा के पास पहला गाना उनके लिए नहीं बजाया क्योंकि याद आ रही है अमित कुमार ने गाया, मगर जब उनके लिए मैंने बजाया, किसी से वो बात नहीं करते थे। गाने के बाद कितना जल्दी वो निकल जाते थे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी बेसुरा गा ही नहीं सकता, तो सुन के चेक क्या करना है, वो निकल, मगर मेरे से आके मेरे को थोड़ा गाल में प्यार करके वो जाते थे। उनकी आपको सबसे बड़ी खूबी क्या लगी उनसे मिलके? वो ऑलराउंडर थे, प्रोड्यूसर, एक्टर, मतलब उन जितने भी, मुझे लगता है जितनी भी डेजिग्नेशंस या जितने भी रोल्स हम देखते हैं आज क्रेडिट रोल में चल रहे होते हैं, मुझे लगता है उन सब के आगे किशोर कुमार लिखा जा सकता है। सबके आगे किशोर कुमार लिखा जा सकता है, एक ही आदमी है। किशोर कुमार की सबसे बड़ी खूबी थी दैट ही डिड नॉट नो दैट ही इज जीनियस। मालूम ही नहीं। वाह दादा क्या गाया, हजार राहें, इसमें मैं बजा रहा था बॉम्बे लैब में, स्टूडियो में, खयाम साहब का म्यूजिक। अरे झूठ बोल रही है, मैं क्या गाता हूं? तो ही वुड नेवर टेक द प्रेज। अगर आप बोलेंगे रोनू दा यू आर द बेस्ट, बेस्ट कोई नहीं, सब कोशिश करते हैं। अभी किशोर कुमार को बोलेंगे कि आप बेस्ट हैं तो किशोर दा बोलेंगे अरे पागल है क्या, मैं शोर कुमार हूं, तो उसको मजाक में उड़ा देते थे। और गाना गाने से पहले वो किसी से कनेक्ट हो जाते थे, ये मैंने छुप के देखा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जब गाए तो कोई देखे।
ये एक कमाल की बात थी। अगर कोई डबिंग के वक्त या गाते वक्त कोई सामने तो अरे पंचम उसको बोल जरा उधर जा। अच्छा। तो ये एक वो लता जी में भी थी। तो इंडस्ट्री में ये तो सबको मालूम है। मैं तो किशोरदा का वो उस दिन गा रहे थे सागर किनारे, उसमें मेरा बड़ा सोलो भी है। तो वो गाने से पहले किसी शक्ति से कनेक्ट हो जाते थे और इस वजह से उनके सामने कोई ठहर नहीं पाता था। कोई ऐसी ताकत आती थी और माँ, जो मुझे अमित भाई ने बताया, अमित कुमार ने, माँ को ऐसा पूजा करते थे जैसे कि माँ जिंदा है। माँ तो कब गुजर गई, मगर माँ मैं रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। तो ही नेवर बिलीव दैट हिज मदर इज नो मोर, सो दैट माँ का आशीर्वाद, माँ 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 करते हुए अभी गौरी कुंज माँ के नाम से। तो और वैसे अंदर से थोड़े संत भी थे जो लोगों को किशोर कुमार का ये कैरेक्टर मालूम नहीं है। मैंने बोला था कि बंगाल क्लब के लिए मैं नहीं बजाऊंगा, मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजाता हूँ। एक बचपना था मेरे अंदर। आज अगर मैं किशोर कुमार मुझसे पूछे तो ये बोलने की हिम्मत मुझे नहीं होगी, मगर बच्चे लोग को डर नहीं होता है। किशोरदा को मैंने बोला, बोले अरे बजाएगा नहीं, मेरे जैसा कंजूस फ्री में गा रहा है तो तू नहीं बजाएगा तो पूजा कैसे होगा। तो उन्होंने सारा डोनेट कर दिया। षणमुखानंद वाज जैम पैक्ड एंड इन दैट टाइम 35 to 40 लाख वाज ए बिग मनी। आज का कम से कम 5-6 करोड़ होगा। उन्होंने पूरा डोनेट कर दिया।